CTET फरवरी 2026 पेपर 1 के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेशन में आपका स्वागत है। हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन द्वारा पेश किया गया ये वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में 100% समाधान और स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अगर आप सवाल समझ गए हैं और जवाब जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 1, एनालिसिस ऑफ असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण का विश्लेषण। इंग्लिश क्वेश्चन। गिवन बिलो आर two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statements and choose the correct option. हिंदी प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। Assertion A. At any age, the teacher should focus on what the child cannot do rather than what they can do with help or support. अभिकथन A. किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। Reason R. Lev Vygotsky proposed that learning should include only those behaviors that the child can do independently. कारण R. लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। Options विकल्प 1. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. 1. A और R दोनों सही हैं लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता है। 2. A is true but R false. 2. A सही है लेकिन R गलत है। 3. Both A and R are false. 3. A और R दोनों गलत हैं। 4. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 4. A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है। Correct answer पाँच सही उत्तर। 3. Both A and R are false. 3. A और R दोनों गलत हैं। Both statements are incorrect. Pedagogical theories emphasize focusing on what a child can do with support, their zone of proximal development, not just their limitations. Lev Vygotsky's theory actively promotes the importance of social support and scaffolding, rather than limiting learning to only independent tasks. दोनों कथन गलत हैं। शैक्षणिक सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे को समर्थन के साथ क्या करने में सक्षम बनाया जा सकता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, न कि केवल उनकी सीमाओं पर। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक समर्थन और मचान, स्कैफोल्डिंग के महत्व को बढ़ावा देता है, न कि सीखने को केवल स्वतंत्र कार्यों तक सीमित रखने पर। प्रतिभाशाली होने की पहचान अलग तरह से सोचने, रचनात्मकता और समस्याओं को अनोखे ढंग से हल करने की क्षमता से होती है। इसे केवल पढ़ाई लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन या किसी एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा IQ होने से ही परिभाषित नहीं किया जा सकता। Question 3 concerns Kohlberg's moral reasoning. At प्रश्न 3, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क moral reasoning से संबंधित है। किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर सामाजिक नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं? सही विकल्प चुनें। 1. पोस्ट ऑपरेशनल लेवल उत्तर संक्रियात्मक स्तर। 2. प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व पारंपरिक स्तर। 3. कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर। 4. प्री ऑपरेशनल लेवल पूर्व संक्रियात्मक स्तर। सही उत्तर विकल्प 2 है, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशन लेवल पर नैतिकता का आधार अपना फायदा और सजा से बचना होता है। बच्चे नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि बड़े या अधिकारी उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं, न कि इसलिए कि वे समाज के नियमों को अपना लेते हैं। Options विकल्प 1, 2, 2 and IV2, I and 2, 3, I, 2 and 2, 4, I, 2 and IV. The correct options for the purposes of assessment are I, 2 and 2. Therefore, the correct answer is option 3. Now let's explore why. असरदार मूल्यांकन का ध्यान सीखने और विकास पर होता है। इसमें प्रगति को समझना, जरूरतों की पहचान करना और पढ़ाने के तरीकों में सुधार करना शामिल है। तुलनात्मक अंक देना कोई फायदेमंद लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इससे सीखने की प्रक्रिया के बजाय प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा जोर पड़ता है। Question 5 is an analysis of scaffolding according to Vygotsky's theory. 1. एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में सहायता करती है। 2. एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन करने के लिए किया जाता है। 3. यह एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 4. एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। करेक्ट आंसर सही उत्तर। 4.
एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आलंबन स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य एक अधिक जानकार व्यक्ति MKO जैसे कि शिक्षक या सहपाठी द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी सहायता से है, ताकि शिक्षार्थी उस कार्य में महारत हासिल कर सके जो उसके निकटस्थ विकास के क्षेत्र ZPD के भीतर है। जैसे जैसे शिक्षार्थी अधिक सक्षम होता जाता है, इस सहायता को धीरे धीरे हटा लिया जाता है। Question 6 asks about the factors contributing to growth and development during early childhood. Review the 4 options presented: cultural practices, nutrition, play opportunities, and quality of education. हिंदी प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं? I. कल्चरल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक प्रथाएं। II. न्यूट्रिशन, पोषण। II. प्ले अपॉर्चुनिटीज, खेल के अवसर। IV. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता। All 4 factors, cultural practices, nutrition, play opportunities, and quality of education, contribute to growth and development in early childhood. अगर आप सवाल समझ गए हैं और जवाब जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। Therefore, the correct answer is option 1, I, 2, 2, and IV. वृद्धि और विकास समग्र प्रक्रियाएं हैं जो कई कारकों से प्रभावित होती हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं I, पोषण II, खेल II और शिक्षा IV सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः सभी सूचीबद्ध कारक सही हैं। Question 7 relates to Piaget's theory. When children add a new schema, such as for horses, to their existing animal identification system, what cognitive process are they demonstrating? हिंदी प्रश्न: बच्चे ब्लैंक प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। 1. स्कैफोल्डिंग आलंबन। 2. अकोमोडेशन समायोजन। 3. मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान। 4. असिमिलेशन समावेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, असिमिलेशन, समावेशन। पियाजे के सिद्धांत में समावेशन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना स्कीमा में शामिल करता है। जानवरों की पहचान करने की अपनी व्यापक प्रणाली में घोड़े के स्कीमा को जोड़कर वे वर्तमान मानसिक ढांचे में नए ज्ञान को समाहित कर रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के प्राथमिक चालकों के रूप में सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा पर बहुत अधिक जोर देता है। चूंकि उनका ध्यान बाहरी पर्यावरणीय कारकों पर बहुत मजबूती से केंद्रित है, इसलिए उनके काम के खिलाफ एक मानक आलोचना ये है कि ये बच्चे के विकास में जैविक परिपक्वता और आनुवंशिक कारकों की भूमिका को कम करके आंकता है। Question 9 addresses the aspects of development. Growth of the body and brain, sensory capabilities and motor skills are part of which type of development? हिंदी प्रश्न: शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गतिक कौशल किसके हिस्से हैं? 1. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, संवेदी चालक विकास। 2. फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। 3. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। 4. सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का तात्पर्य शरीर और मस्तिष्क में होने वाली वृद्धि और परिवर्तनों से है, साथ ही संवेदी क्षमताओं जैसे दृष्टि और श्रवण और गतिक कौशल सूक्ष्म और स्थूल दोनों के विकास से है। यद्यपि ये विकास के अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, इन्हें मुख्य रूप से शारीरिक विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। Question 10 explores hindrances to problem solving. The processes of problem solving are hindered by which of the following? हिंदी प्रश्न: समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती हैं? 1. यूज ऑफ एल्गोरिथम्स अपॉन कलन विधि के उपयोग से। 2. ह्यूरिस्टिक्स पॉन अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक्स से। 3. फंक्शनल फिक्स्डनेस पॉन प्रकार्यात्मक स्थिरता से। 4. एनालॉजिकल थिंकिंग सादृश्य सोच से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता से। प्रकार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो व्यक्ति को किसी वस्तु को उसके पारंपरिक कार्य के अलावा किसी अन्य तरीके से उपयोग करने से रोकता है। ये कठोरता व्यक्ति को उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करने के नए तरीकों पर विचार करने से सीमित करके रचनात्मक समस्या समाधान में बाधा डालती है। कलन विधि, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक्स और सादृश्य सोच ये सभी ऐसी रणनीतियां मानी जाती हैं जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं। Question 11 presents an assertion A and reason R regarding self-regulation and impulse control.
Evaluate whether A and R are true and if R correctly explains A. Assertion A. Self-regulation and impulse control should be a vital component of school curriculum. Reason R. Socio-emotional skills help students to regulate their own learning. अभिकथन A. स्व-विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए. कारण R. सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने को विनियमित करने में मदद करते हैं. The correct option is 1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A और R दोनों सही हैं, और A की R सही व्याख्या करता है. Self-regulation and impulse control are essential socio-emotional skills for effective learning. स्व-विनियमन एक महत्वपूर्ण सामाजिक भावनात्मक कौशल है जो विद्यार्थियों को अपने व्यवहार को प्रबंधित करने और अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जो सीधे उनकी शैक्षणिक सफलता को प्रभावित करता है. चूंकि कारण R सही ढंग से पहचानता है कि सामाजिक भावनात्मक कौशल जैसे स्व-विनियमन प्रभावी स्वनिर्देशित सीखने को सक्षम बनाते हैं, इसलिए ये इस बात का प्रत्यक्ष कारण है कि ऐसे कौशल पाठ्यक्रम A का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है. Question 12 asks about the age group corresponding to middle childhood. निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है. 1. 6 to 11 years, 6 to 11 वर्ष, 2 to 6 years, 12 to 16 वर्ष, 3 5 years, 3 to 5 वर्ष, 4. birth to 2 years, जन्म से 2 वर्ष तक. The correct answer is option 1, 6 to 11 years. विकासात्मक मनोविज्ञान आमतौर पर मध्य बाल्यावस्था को लगभग 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच की अवधि के रूप में वर्गीकृत करता है, जो अक्सर प्राथमिक विद्यालय के वर्षों के साथ मेल खाती है. 3 to 5 वर्ष को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है और 12 to 16 वर्ष किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं. Question 13 is an assertion-reason question about assessment for learning versus assessment of learning. Read the statements carefully. Assertion A. To ensure assessment for learning, teacher-made tasks should be included for providing feedback to support student learning rather than the use of standardized outcome performances. Reason R. Standardized tests are more aligned with the assessment of learning rather than assessment for learning. अभिकथन A. अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग के बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन करने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए. कारण R. मानकीकृत परीक्षण अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक संरेखित होते हैं. The correct answer is option 1. 1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 1. A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है. अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक निरंतर होता है और इसका ध्यान सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार करने के लिए फीडबैक प्रदान करने पर होता है. शिक्षक द्वारा बनाए गए कार्य इसके लिए उपयुक्त होते हैं. अधिगम का आकलन योगात्मक ये मापता है कि इकाई के अंत तक छात्र ने क्या हासिल किया है. मानकीकृत परीक्षण अधिगम के आकलन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे अभिकथन A में वर्णित रचनात्मक उद्देश्य के लिए आदर्श उपकरण नहीं हैं. Question 14 involves an assertion-reason pair on development and genetics. Assertion A claims development is a direct result of genetic codes. Reason R says childhood is a natural biological stage. अभिकथन A. बच्चों का विकास आनुवंशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है. कारण R. बाल्यावस्था विकास का एक प्राकृतिक जैविक चरण है. After reviewing the options, the correct answer is option 2. 2. Both A and R are false. 2. A और R दोनों गलत हैं. Assertion A is false. अभिकथन A गलत है. आधुनिक विकासात्मक मनोविज्ञान प्रकृति और पोषण नेचर एंड नर्चर के अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है. विकास केवल आनुवंशिक कोड का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है. ये बच्चे की आनुवंशिक क्षमता और उनके पर्यावरणीय सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों के बीच एक जटिल गतिशील परस्पर क्रिया है. रीजन आर इज फॉल्स. कारण आर गलत है. यद्यपि बाल्यावस्था में जैविक घटक होते हैं, लेकिन ये केवल एक प्राकृतिक जैविक चरण नहीं है. ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण भी है जो उस समाज, ऐतिहासिक काल और शैक्षिक प्रणालियों के आधार पर काफी भिन्न होता है जिनमें बच्चा बड़ा होता है. Question 15 presents an assertion-reason pair regarding the learning environment and sensitive periods. Assertion A relates to avoiding fear and stress in learning. Reason R discusses early childhood as a sensitive period for language development. अभिकथन A. शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं. कारण R. प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है. The correct answer is option 3. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
असर्शन ए इज ट्रू, अभिकथन ए सही है। डर और तनाव सीखने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक कार्यों को बाधित करते हैं। प्रभावी सीखने के लिए एक सहायक वातावरण आवश्यक है। कारण आर सही है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक व्यापक रूप से सहमत है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन के लिए एक महत्वपूर्ण या संवेदनशील अवधि है। निष्कर्ष: यद्यपि दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं, लेकिन कारण भाषा विकास अभिकथन सख्त अनुशासन क्यों नहीं होना चाहिए की व्याख्या नहीं करता है। वे दो अलग अलग शैक्षणिक और विकासात्मक अवधारणाओं को संबोधित करते हैं। Developmental psychologists agree that early childhood is a critical or sensitive period for language acquisition. Question 16 asks for the term that describes learned patterns of culturally approved masculine and feminine behaviors. सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर ब्लैंक कहा जाता है। 1. स्टेरियोटाइप्स रूढ़िवादिता। 2. रूल्स पॉइंट भूमिका। 3. बायस पूर्वाग्रह। 4. कॉन्स्टेंसी स्थिरता। The correct answer is option 2, gender roles. Roles पॉइंट भूमिका। जेंडर भूमिका, जेंडर रोल्स पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यवहार, दृष्टिकोण और गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं। ये व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न हैं। दूसरी ओर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप्स इन भूमिकाओं के बारे में सामान्यीकृत विश्वास हैं। Question 17 asks how a teacher should deal with distracted students. Review the 4 options presented. एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 1. प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें वे ध्यान दें। 2. उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। 3. अभिभावकों को फोन कर बच्चों को कड़ी सजा देने की धमकी देनी चाहिए। 4. कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। रचनावादी शिक्षण शास्त्र। आधुनिक शैक्षिक अभ्यास जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF द्वारा अनुशंसित इस बात पर जोर देते हैं कि सक्रिय और सहयोगात्मक अधिगम से विद्यार्थियों का ध्यान भटकना कम हो जाता है। सक्रिय अधिगम: जब विद्यार्थियों को छोटे और प्रबंधनीय समूहों में विभाजित किया जाता है और उन्हें ऐसा कार्य दिया जाता है जिसमें उन्हें एक साथ काम करना हो, सहयोगात्मक रूप से सीखना, तो वे सक्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव एक ढांचा और उद्देश्य प्रदान करता है जो ध्यान भटकने के मूल कारण को सीधे संबोधित करता है। अन्य विकल्प गलत क्यों हैं? भौतिक पुरस्कार 1 केवल बाह्य प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सजा और धमकियां 2-3 डर और तनाव पैदा करते हैं जो एक स्वस्थ सीखने के माहौल के लिए हानिकारक हैं।